प्रिय विद्यार्थियों, हम टेंस पढ़ रहे थे और अब तक हम प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ चुके हैं और आज हम पास्ट शुरू करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। पास्ट टेंस और आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल। तो हम देखते हैं इसकी सबसे पहले हिंदी पहचान। इसकी हिंदी पहचान होती है क्रिया के अंत में था, थे, थी या फिर या, ये आदि आते हैं। जैसे कि वह खेलता था, वह जयपुर गया। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, वह जयपुर गया। इसमें क्या है, अंत में या है। वह खेलता था तो उसमें क्या आएगा, था। यानी कि कार्य भूतकाल में पूर्ण होना चाहिए, इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या फिर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। लेकिन इसमें विशेष बात क्या है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं होता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म में यूज की जाती है। यानी कि जब अफर्मेटिव में डिड का प्रयोग नहीं होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाएगा, सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। और बाकी जो सेंटेंस हैं उनमें जब डिड का प्रयोग होगा तो डिड का प्रयोग होते ही वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अब हम देखते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करते हैं कि इसमें जब डिड का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, तो हम केवल और केवल यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट से लगाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ये बनता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम एक एग्जांपल लिखते हैं, वह बाजार गया। ये एक एग्जाम्पल है। अब हम इसको बनाते हैं तो सब्जेक्ट है यहाँ पर वह, तो हम लिखते हैं ही। अब हम देखते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर हम देखते हैं जाना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गो। और अब हमें आवश्यकता है इसकी सेकंड फॉर्म की, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेन। और अब बाजार, टू मार्केट। इस प्रकार इसके अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं। अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है और उसके बाद हम नोट लगा देते हैं, यानी कि डिड का प्रयोग होगा और जैसे ही डिड का प्रयोग होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस 3 नंबर पर नोट, और जैसे ही डिड आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसका जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, उसने पाठ नहीं पढ़ा। उसने पाठ नहीं पढ़ाया, ऐसे उसने पाठ नहीं पढ़ाया। अब हम इसको बनाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा ही,
अब हम देखते हैं कि यहाँ पर लगाएंगे डिड, यानी कि ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और 3 नंबर पर क्या ऐड करेंगे, नोट ऐड करेंगे। तो नोट अब क्या लगाएंगे, वर्ब, और वर्ब है पढ़ाना, और पढ़ाना इंग्लिश में होता है टीच। और इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है पाठ, ए लेसन। तो इस प्रकार इसके नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। ये कैसे बनेगा, ही डिड नॉट टीच ए लेसन। अब हम इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इंटरोगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले किया जाता है। तो हम इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिड, इसके बाद सब्जेक्ट, और जब डिड का प्रयोग होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज की जाती है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस है क्वेश्चन मार्क। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल इसका भी लिखते हैं, जैसे क्या उसने पत्र लिखा। ये एक सेंटेंस है, हम बनाते हैं इसको। तो हम लिखेंगे सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट डिड ही, अब लिखेंगे वर्ब, वर्ब है यहाँ पर लिखना, तो राइट, और ऑब्जेक्ट है पत्र, तो ए लेटर, और अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं इसके इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि जो ये स्ट्रक्चर होता है इंटरोगेटिव का, इसमें 3 नंबर पर नोट ऐड कर दिया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस 3 नंबर पर नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस है क्वेश्चन मार्क। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, यानी कि 3 नंबर पर नोट ऐड करना है, बाकी स्ट्रक्चर वही होता है जो इंटरोगेटिव का होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लिखते हैं कि क्या वे क्रिकेट नहीं खेले। अब हम इसको बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, 3 नंबर पर हम लगाते हैं नोट, डिड दे नोट, और अब हमें आवश्यकता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, तो प्ले, और अब यहाँ पर है क्रिकेट। तो ये हो जाएगा यहाँ पर तुरंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये बनता है डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट। इस प्रकार इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस है वो बनते हैं। अब हम इसके कुछ रूल्स देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे इसके कुछ रूल। इसका जो पहला रूल है वो ये होता है, इसका जो पहला रूल है वो ये होता है कि ऐसे कार्य जो पास्ट टाइम में कंप्लीट हो चुके हो, यानी कि इसका रूल नंबर फर्स्ट हम कह सकते हैं कि ऐसा कार्य जो पास्ट टाइम में क्या हो गए हो, कंप्लीट हो गए हो, यानी कार्य जो पास्ट टाइम में क्या हो गए हो, कंप्लीट हो गए हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, आई bought some pens on लास्ट मंडे, यानी कि लास्ट मंडे को मैंने कुछ पेन से खरीदे। तो हम देखते हैं कि जो पेन खरीदने का कार्य है वो कब हुआ, लास्ट मंडे को, यानी कि अंतिम सोमवार को, यानी कि कार्य कब पूर्ण हुआ, पास्ट में पूर्ण हुआ। यानी कि ऐसा कार्य जो पास्ट टाइम में कंप्लीट हो चुका हो, किस टेंस का यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। इसका जो अगला रूल है, इसका अगला रूल ये कहता है कि पास्ट टाइम की कोई आदत, यानी कि हम कह सकते हैं कोई भी पास्ट टाइम की क्या हो, हैबिट हो, आदत हो, उसके लिए भी किस टेंस का यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। जैसे हम एक इसका एग्जांपल लेते हैं कि इन माई चाइल्डहुड
इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें पास्ट टाइम की हैबिट शो की गई है। इन माई चाइल्डहुड, बचपन में, आई प्लेड क्रिकेट, में क्रिकेट खेलता था। तो ये क्या है, ये पास्ट टाइम की क्या है, हैबिट है। तो पास्ट टाइम की हैबिट बताने के लिए भी किस टेंस का यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ है। तो इसका अगला रूल जो अधिकतर परीक्षा में आता है, इसका अगला रूल ये है कि ऐसा कार्य है जो पास्ट टाइम में, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि एक कार्य जो पास्ट में क्या हो, जारी रहा हो। यानी कि एक कार्य तो पास्ट में जारी रहा हो और इस कार्य के जारी रहते हुए दूसरा कार्य पूर्ण हो गया हो, दूसरा कार्य पूर्ण हो गया हो। यानी कि एक कार्य तो पास्ट में जारी रहा हो और इस कार्य के जारी होते हुए दूसरा कार्य पूर्ण हो गया हो। तो इस जारी रहने वाले कार्य के लिए पास्ट कंटिन्यूस का यूज होता है और इस पूर्ण होने वाले कार्य के लिए पास्ट सिंपल का यूज होता है। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है। यानी कि जो कार्य जारी रहा हो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूस और जो कार्य इसके जारी होते हुए समाप्त हो गया हो उसके लिए पास्ट सिंपल का यूज होता है। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। आई हियर ए लाउड नॉइज व्हेन आई was reading in my room। ये सेंटेंस दिया गया है, I hear a loud noise when I was reading in my room। यानी कि जब मैं अपने रूम में पढ़ रहा था तब मैंने एक लाउड नॉइज यानी कि एक तेज शोर सुना। यानी कि कार्य जारी क्या था, पढ़ना था। तो ये जो पढ़ने का कार्य जो जारी था इसके लिए यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस यूज किया गया है। और जो कार्य समाप्त हो गया यानी कि जो आवाज सुनाई थी ये कार्य की आवाज समाप्त हो गया इसके जारी रहते हुए, तो इसके लिए कौन सा टेंस का यूज किया गया है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया गया है। और यहाँ पर जारी रहने वाले के लिए कौन से का यूज किया गया है, पास्ट कंटिन्यूस, और इसके लिए पास्ट है सिंपल। ये परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। अधिकतर ऐसे सेंटेंस में वर्ब फिल करनी आ जाती है। हम देखते हैं इसका अगला रूल। इसका अगला रूल ये है कि जो सुपोजिशनल सेंटेंस होते हैं, पोजिशनल सेंटेंस, ये प्राय इफ से आरंभ हो सकते हैं, एज इफ से हो सकते हैं, आई विश से हो सकते हैं या दे विश से हो सकते हैं। इस प्रकार इनका आरंभ इनसे हो सकता है। तो जब इनमें इन सेंटेंस में इफ, एज इफ, आई विश, दे विश आदि आए तो भी इनमें जो वर्ब है वो कौन से टेंस की आती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आती है। जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, आई विश आई वर ए किंग। तो यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर पास्ट का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर क्या है, आई विश से दिया गया है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे ही टॉक्स एज इफ ही वर ए टीचर। तो यहां पर भी आप देख रहे हो कि क्या दिया गया है, एज इफ दिया गया है। तो यहां पर भी किसका यूज किया गया है, पास्ट का यूज किया गया है। ध्यान रहे यहां पर वॉज का प्रयोग कभी भी नहीं होगा, यहाँ पर वॉज का प्रयोग कभी भी नहीं होगा, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर ही क्यों नहीं हो। हमेशा और हमेशा किसका प्रयोग रहेगा, यहाँ पर वर्ब का ही प्रयोग होगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर वर्ब दिया गया है, यहाँ पर ही होते हुए भी क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पर आपको वॉज किसी भी हालत में नहीं लिखना है। इसका अगला रूल देखते हैं।
अगले रूल में हम एडवर्ब देखेंगे। एडवर्ब, तो इस टेंस में कौन सी एडवर्ब आती है? एक तो आती है इसमें यस्टरडे, एक इसमें एगो, लास्ट वीक, लास्ट वीक हो सकता है, या लास्ट मंथ हो सकता है, या लास्ट डे हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है, लास्ट मॉर्निंग हो सकता है, लास्ट इवनिंग हो सकता है, द डे बिफोर यस्टरडे हो सकता है, द डे बिफोर यस्टरडे, या फिर ऐसे कोई पास्ट का टाइम दिया गया हो जैसे इन मई 1997 ऐसे हो सकता है, या फिर जैसे इन जून 1998 ऐसे कोई पास्ट का टाइम दिया गया हो तो कौन से टेंस का यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ही, यहां पर बोला मैं गो टू अजमेर यस्टरडे, ये यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है और इसमें एडवर्ब क्या है? यस्टरडे है। तो हम जो यहाँ पर वर्ब फिल करने वाले हैं वो कौन से टेंस की होगी? पास्ट है इंडेफिनिट की होगी। तो हम देखते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये क्या है? एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट में? कि डिड का प्रयोग नहीं होता है, और जब डिड का प्रयोग नहीं होता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म में आएगी। और जैसे ही डिड का प्रयोग होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो हम यहाँ पर इसकी सेकंड फॉर्म लिख देंगे, यानी कि वेंट। तो ही वेंट टू अजमेर यस्टरडे। इस प्रकार इसके सेंटेंस है में ये जो वर्ब है फिल की जाती है।